शिव भक्तों के लिए योगी आदित्यनाथ विशेष तैयारी कर चुके हैं। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। कल से कांवड़ रूट पर लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त नजर आने वाले हैं और इनकी सुरक्षा में हजारों की पुलिस फोर्स को कांवड़ मार्ग पर उतार दिया गया है। अगर पिछले साल के आंकड़े पर नजर डालें तो 500 कांवड़ियों की सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी मुस्तैद रहने वाला है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है और रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी का सनातनी संदेश शिव भक्तों की पावन कांवड़ यात्रा से ठीक पहले आया है। उन्होंने क्लियर कर दिया, जब तक श्री राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती रहेगी, राष्ट्र विरोधी ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और इसी मैसेज के साथ उन्होंने कांवड़ रूट पर अपनी आर्मी उतार दी। कांवड़ियों की सुरक्षा में 66,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कांवड़ रूट पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनी, PAC और करीब 1500 होमगार्ड की तैनाती। इसके अलावा 587 शासकीय अधिकारी और 2000 से ज्यादा पुलिस निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कांवड़ियों के लिए सुरक्षा कवच की भूमिका में नजर आने वाले योद्धा हैं। इन सबसे अलावा कांवड़ मोबाइल बाइक को भी कांवड़ रूट पर रवाना कर दिया गया है। हमारे यहाँ प्रत्येक 1 किलोमीटर पे सब सेक्टर बनाया गया। वो हमारी जो कांवड़ सेवा मोबाइल है, उस पे एक आरक्षी, मुखारक्षी बैठे रहेंगे 24 घंटे, उनकी ड्यूटी चेंज होती रहेगी। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हजारों पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल और विशेष सुरक्षा दल को तैनात किया गया है ताकि यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। सड़क मार्गों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं और हेल्थ केयर जैसी जरूरी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। श्रावण मास का आगमन और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हर हर महादेव के जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार ये यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से भी महाकुंभ जैसी होने जा रही है। क्योंकि महाकुंभ की तरह ही T3 ड्रोन से कांवड़ यात्रा की निगरानी होने वाली है। T3 ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस होते हैं और इसमें हर छोटी बड़ी गतिविधि कैप्चर हो जाएगी। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले मार्ग पर ड्रोन से पैनी नजर रखी जाएगी और T3 ड्रोन की मदद से पलक झपकते ही पुलिस अधिकारी अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा सनातन के महाकुंभ की तरह है, इस यात्रा को ठीक प्रयागराज महाकुंभ की तरह सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। इसके लिए ट्रेथेड ड्रोन से निगरानी होने वाली है, जिसकी मॉनिटरिंग DGP मुख्यालय में कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसको हम टी-थर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी सबसे खास बात यह है कि ये उड़ता है किसी एक सहायता की मदद से, जिसकी वजह से कांस्टेंट पावर सप्लाई जाती है और ये ड्रोन बहुत घंटों तक, पूरे दिन तक भी सर्वेलेंस का काम कर सकता है। इसके अलावा एंटी सबोटाज टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके तहत संदिग्ध वस्तुओं, आतंकी खतरों की जांच की जाएगी। बम स्क्वाड के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये टीम उपद्रवियों पर खासकर नजर रखेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर खास निगरानी होगी। आपात स्थिति में एक्शन के लिए टीम रेडी रहेगी और मेटल डिटेक्टर, विस्फोटक डिटेक्शन किट से इन्हें लैस किया गया है। ये इंतजाम इसीलिए भी है क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ पर कट्टरपंथियों की नजर थी, कुछ उसी तरह कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी है। ऐसे में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए योगी की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वहाँ पे सुरक्षा के संबंध में ये सभी जो है, इसको पूरी तरह से फुलप्रूफ तरीके से प्लान कर लिया गया है। इसमें जो कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनका जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। कांवड़ यात्रा की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसे प्रयागराज महाकुंभ जैसी सुरक्षा देने का फैसला किया है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट, जगह जगह ड्रोन से निगरानी, 24 घंटे कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस की तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खाने की शुद्धता को लेकर दुकानों पर नेम प्लेट के नियम लागू करने के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश प्रशासन कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे के नियमों को लेकर भी सख्त है। नई गाइडलाइंस में डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई की सीमा तय करने के साथ साथ डीजे की आवाज पर भी लिमिट लगाई गई है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता कांवड़ियों की सुरक्षा है। कांवड़ रूट पर योगी फोर्स का कड़ा पहरा तो है ही, लेकिन अब सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जो नए नियम तय किए हैं और गाइडलाइंस जारी की हैं, उसका पालन कराने पर प्रशासन का फोकस है। डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट, जो चौड़ाई 16 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो इसकी ध्वनि है, यानी इसकी जो आवाज़ है, वो 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तमाम जो डीजे संचालक हैं उन्हें नोटिस जारी किया। डीजे संचालक नई गाइडलाइन को लेकर निराश हैं और परेशान हैं।
ऊंचाई अगर 10 फीट देंगे तो टोले जहाँ पे हम साउंड बांधते हैं वही 4.5 फुट के करीब हो जाता है, तो 6.5 फुट में हम माली नहीं लगा पाएंगे कुछ। ऊंचाई और चौड़ाई कम करने से जहां डीजे संचालक निराश हैं, वहीं डीजे बुक करने आए लोग डीजे की आवाज पर लिमिट तय करने से खुश नहीं। जितने डेसिबल ये आवाज है जो आप और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए इस टाइम। अच्छा जी, तो क्या प्रशासन से क्या मांग? तो प्रशासन से ये मांग है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसको कम से कम 14 फुट या 15 फीट तो कराई दें हमारी हाइट, जिससे हम बाबा का मेला कर सकें अच्छी तरीके से। साल 2023 में हुई एक घटना जिसमें हाई वोल्टेज के चपेट में ओवरसाइज डीजे आने से कांवड़ियों की मौत हुई थी। ऐसे में सरकार चाहती है कि कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकले और किसी को भी परेशानी ना हो। हालांकि अतीत में हुए हादसे से सबक लेते हुए सरकार ने नए नियम और पाबंदियों की गाइडलाइन जारी की है। कांवड़ियों की सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता है। ऐसे में ये नए नियम और गाइडलाइन त्योहार का रंग थोड़ा फीका तो कर सकते हैं। सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों का जोश और अधिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर और योगी बुलडोजर का क्रेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर में ऑपरेशन सिंदूर पर बनी कांवड़ की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सीएम योगी और बुलडोजर ब्रांड की झलक दिख रही है। मेरठ में शिव भक्तों ने कांवड़ को देशभक्ति का रूप दिया है। कांवड़ में भारत माता की तस्वीर दिख रही है। केसरिया कलर से ऑपरेशन सिंदूर लिखा है। इसके अलावा कांवड़ में बाबा बर्फानी की तस्वीर भी है। इस कांवड़ को तैयार करने में लगभग 2 महीने का वक्त लगा है। मेरठ के सदर बाजार के लोगों ने इसे तैयार किया है। प्रयागराज के बाजारों में भी हर तरफ भगवा रंग की छाप नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर वाली टी शर्ट मार्केट में छाई है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली टी शर्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। भगवा भक्ति और बुलडोजर ब्रांड के साथ कांवड़ यात्रा का माहौल इस बार कुछ खास है, क्योंकि इसमें श्रद्धा और देशभक्ति दोनों का संगम दिख रहा है। छांगुर को इस्लामिक देशों से होने वाली फंडिंग के जरिए वो धर्मांतरण का खेल तो खेल ही रहा था, लेकिन उसका मंसूबा और उसको दिया गया टारगेट इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। छांगुर भारत में आईएसआईएस के एजेंडे पर काम कर रहा था। पूछताछ में उसकी इस्लामिक राष्ट्र की सोच वाली साजिश का खुलासा हुआ। छांगुर बलरामपुर की डेमोग्राफी बदलने में जुटा हुआ था। वो बलरामपुर में इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा बनाना चाहता था, जिसका खुलासा एटीएस की जांच में हुआ है। छांगुर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले एजेंडे पर काम कर रहा था, जो आईसीएस समेत कई इस्लामिक देशों का हिडन एजेंडा है। इसके लिए छांगुर बाबा ने न सिर्फ हजारों लोगों का अवैध धर्मांतरण करवाया, बल्कि वो बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी भी बदलना चाहता था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जब पीएफआई पर बैन लगा, उसके बाद छांगुर बाबा अपना सोशल फेस बनाकर दावा सेंटर और मदरसा खोलकर इस्लामिककरण करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ था। छांगुर हिंदू धर्म के प्रति घृणा और वैमनस्यता फैलाकर शरिया कानून स्थापित करने में जुटा हुआ था। इसके लिए छांगुर ने नेपाल से लगते इलाकों में जमीनें खरीदी थीं। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर जमीन खरीदने की बात सामने आई है। ये जमीनें नसरीन उर्फ नीतू के नाम पर खरीदी जाती थीं। इन जमीनों पर वो इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा खोलने की तैयारी थी। नसरीन धर्मांतरण होने के बाद भी अपना वो हिंदू नाम पर इन जमीनों को परचेज किया करती थी। लेकिन समय रहते छांगुर की ये सोच एक्सपोज हो गई और उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। अब एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लिया है और भी उससे पूछताछ के बाद खुलासे हो सकते हैं। साइकिल से अंगूठी और नगीना बेचने वाले छांगुर का कनेक्शन इंटरनेशनल तो था ही, क्रिमिनल्स के साथ भी था, और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि गैंगस्टर्स के साथ। और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, बल्कि काले कारोबार में भी हाथ आजमा रहा था। छांगुर बाबा के तार मुख्तार अंसारी से भी जुड़े पाए गए हैं। वो मुख्तार के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा करता था। छांगुर आसिफ रब्बानी के जरिए मुख्तार से डील करता था। बबलू छांगुर के करीबी आबिद रब्बानी का रिश्तेदार है। एक और करीबी अब्दुल रहीम भी मुख्तार के साथ काम करता था। इस नए खुलासे ने यूपी पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं कि छांगुर का साम्राज्य इस हद तक फैला हुआ था कि मुख्तार अंसारी जैसा गैंगस्टर भी उसका सजदा करता था। इस बात की गवाही दे रही है जी मीडिया को मिली ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसमें छांगुर के गैंग का सदस्य आसिफ रब्बानी उर्फ बबलू मुख्तार अंसारी के साथ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर है अब्दुल रहीम की। ये भी छांगुर के गैंग का सदस्य बताया जाता है।
तस्वीरों को देखकर ही इनकी मुख्तार से करीबी समझी जा सकती है। ये दोनों ही छांगुर के एजेंट्स हैं और दोनों ही जमीनों पर कब्जा करने का काम करते थे। रब्बानी के खिलाफ वारंट भी इशू किया गया है, जिससे इस बात का अंदेशा और बढ़ गया है कि छांगुर अवैध जमीन कब्जे के खेल में भी लगा हुआ था। यूपी पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करने वाली है। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब पुलिस के हत्थे चढ़े छांगुर के दूसरे कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं और साथ में उसके दूसरे धंधे भी। इस बात की पुष्टि कभी छांगुर बाबा का सहयोगी रहे मोहम्मद खान ने की है। उनका दावा है कि जब उसने छांगुर के साथ गलत काम करने का विरोध किया तो उल्टा उसे ही धमकी दी जाने लगी और इसके बाद उसने उन लोगों से दूरी बना ली। और ये आबिद रब्बानी है, ये आबिद रब्बानी का भाई है आसिफ रब्बानी, बंदूक और फोटो के साथ में, और इसका ये पार्टनर मुख्तार अंसारी के साथ में अब्दुल रहीम है। और यही छांगुर गैंग से सब जुड़े हुए हैं। जांच होगी तो दर पर दर सब सारी चीजें खुल जाएंगी सर। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर तीसरे दिन भी एक्शन हुआ। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई किलेनुमा आलीशान कोठी पर फिर बुलडोजर कब्जा। देखिए, अवैध धर्मांतरण के जल्लाद छांगुर बाबा की कोठी, जिस पर कानून का हथौड़ा चल रहा है और उसका नामो निशान मिटा रहा। सरकारी जमीन पर खड़ी ये कोठी जब तक जमींदोज नहीं हो जाती तब तक प्रशासन पीछे हटने के मूड में नहीं है। 8 बुलडोजर और सभी का ऐसा जैसा प्रहार और टारगेट 1, अवैध धर्मांतरण के इस अड्डे को मिट्टी में मिलाया जाए। छांगुर ने अपने गुनाहों को ढकने के लिए दीवारें इतनी ऊंची बनाई थी और सोचा था कि वो बच जाएगा, लेकिन कानून का बुलडोजर जब चला तो दीवारें कांप उठी और उनका वजूद तक मिट गया। आरोप है कि हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया, लेकिन अब उसका हिसाब ऐसे हो रहा जिससे वो क्या ऐसा करने वालों को भी सबक मिले। किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो बाबा कल तक VIP कोठी में बैठा था, उसकी दीवारें ढाई जा रही हैं। ये बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ रहे, बल्कि उस सोच को रौंद रहे हैं जो धर्म के नाम पर गुनाह करती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह ही बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। एक्शन की तस्वीरें राजधानी भोपाल से मिली हैं, जहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा था, जिसे बुलडोजर से समतल किया जा रहा है। एक्शन के दौरान विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात पर काबू पाया और एक्शन को आगे बढ़ाया। हैरानी की बात यह भी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा सुहेल मछली ने किया था। बिजली बिल किसी और के नाम पर था, लेकिन बुलडोजर के साथ जब पुलिस की टीम हरकत में आई तो साजिशन वहां मंदिर और भगवान की प्रतिमा रख दी गई, लेकिन बुलडोजर की रफ्तार कम नहीं हुई। मध्य प्रदेश के अनंतपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जा किया सुहेल मछली ने बिजली कनेक्शन लिया राकेश यादव के नाम पर, और अवैध निर्माण को जब तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंचा है और तोड़ा है तो क्या निकले हैं देख लीजिए आप। ये गणेश निकले हैं और एक और आप देखिए अंदर प्रतिमा निकली है भगवान की। दावा है कि सोहल मछली अनंतपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा रहा था और पुलिस प्रशासन की चेतावनी पर कोर्ट की धमकी देने लगा। साथ ही अपने वकील को भी कार्रवाई रुकवाने के लिए मौके पर भेज दिया गया। अच्छा, बरसात में किसी का घर कौन तोड़ता है यार? 2-4 महीने रुक जाते। कब से है ये ऑन रिकॉर्ड? 1964 से गवर्नमेंट ने बसाया है इसको, इस बस्ती को। जब डैम बना था ताईखेड़ा तब, उसके बाद से। अब दलील बारिश की दी जा रही है, लेकिन मोहन सरकार का बुलडोजर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार में चलता हुआ बुलडोजर का जो मॉडल है वो देश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जमकर गरज रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब के अमृतसर और अंबाला के अलावा मध्य प्रदेश के सागर से भी इस बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड की है, जहां खानपुर गांव के सामने अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है। वहीं पंजाब के अमृतसर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में बारिश के बीच बुलडोजर एक्शन हुआ। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जहां खानपुर गांव के सामने बने अवैध मकान बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अमृतसर में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार का एक्शन जारी है। यहां नशा तस्कर के खिलाफ प्रशासन के बड़ा एक्शन लिया है। तो वहीं अंबाला कैंट में निजी स्कूल की अवैध बिल्डिंग पर भी गाज गिरी है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है।
अब एमपी के सागर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश के बीच प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। पैसे कमाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं और एक दिन पैसा बनाना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसकी चाहत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने से बाज नहीं आते। कुछ ऐसा ही किया है साउथ के कई सेलिब्रिटीज ने, लेकिन अब वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि ईडी के शिकंजे में वो जरूर है, लेकिन अभी कोर्ट से उनके खिलाफ कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया है। पर ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये सिस्टम के शिकंजे में है और अब ईडी के रेडार पर भी ये आ गए हैं साउथ के स्टार। इस मामले में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल जैसे 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में ईडी जांच कर रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रेल की जांच अभी ईडी के द्वारा की जा रही है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जांच होगी। ये साउथ के सुपरस्टार्स हैं जिनका एक बड़ा फैन बेस है। इनका स्टाइल, इनकी एक्टिंग, इनकी फिल्मों के लोग दीवाने हैं। युवा तो इतने क्रेजी हैं कि उनके जैसे दिखने की चाहत में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं और इसी का फायदा उठाया ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल खिलाने वाली कंपनियों ने, जिन्होंने इन स्टार्स से अपने एप्स को प्रमोट कराया। बदले में उन्हें बड़ी रकम दी गई। बड़े सितारों के साथ ही यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स को भी इन गेमिंग ऐप के प्रमोशन के लिए एंडोर्स किया गया और उन्होंने भी जमकर इसका प्रचार किया। 19 मार्च को साइबराबाद पुलिस को एक शिकायत मिली। जांच में इन ऐप्स के जरिए हजारों करोड़ रुपए का लेन देन के सबूत मिल गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें साउथ के बड़े कलाकार विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी समेत 29 लोगों को आरोपी बनाया गया और अब ये मामला ईडी के पास पहुंच गया है। हालांकि ये स्टार अब इस पर सफाई देते फिर रहे हैं। और बात पते की में अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया है। 24 जून से प्रारंभ ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इस अभियान के पीछे राजस्थान सरकार का मकसद है कि समाज के सबसे कमजोर और सबसे पिछड़े तबके तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। राजस्थान सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं, बल्कि उस अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है जिसे दशकों से आश्वासन मिला है। ऐसा राजस्थान सरकार का कहना है। अधिकार उन्हें नहीं मिले हैं, अब अधिकार मिलेंगे। हमारी माता बहनों को संबल देने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमारी माता बहनें अगर संबल होंगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी संबल होगा, जिला भी होगा और विधानसभा भी होगी। मैं यहाँ की जो पृष्ठभूमि है ये बानसूर वो भूमि है। यहाँ का ताल वृक्ष धाम पौराणिक में ऐतिहासिक है। यह स्थान मांडव ऋषि की तपोस्थली भी है। यहाँ गर्म और ठंडे पानी के कुंडों का स्नान अत्यंत पुण्यदायी भी है। दिल्ली में क्या सिर्फ हालचाल पूछने पर हत्या कर दी जाती है? ये बात इस वजह से कही जा रही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जब लड़कों ने पड़ोसी से बस इतना पूछ लिया कि कहां से आ रहे हो, तो ये बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि इसका जवाब देने की बजाय परिवार के साथ उस पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें इस युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। ये हैरान करने वाला यमुना पार इलाके से सामने आया है, जहां 23 साल का फरदीन और उसका दोस्त जावेद टहल रहे थे। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे पड़ोसी से बस इतना पूछा लिया, कहां से आ रहे हो। आरोप है कि बस यही बात उसे इतनी बुरी लगी कि तिल मिलाकर उसने अपने घर वालों को बुला लिया। आरोप है कि तीनों ने मिलकर फरदीन और जावेद पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। फरदीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी की हालत बेहद गंभीर है और वो आईसीयू में भर्ती है। बड़ा भाई उतरता है उन्हें वो मानना शुरू कर देता, उसका छोटा वाला आवाज देता अपने बाप को। लेकिन इस वारदात से बाद ये बात उठने लगी है कि आखिर क्या हालचाल पूछने पर किसी की हत्या कर दी जाती है, और जब हमला करने वाला कोई पड़ोसी ही हो तो भरोसा आखिर बचेगा कहाँ। हर साल बारिश होती है और हर साल वही तस्वीरें दोहराई जाती हैं। साइबर सिटी यानी गुरुग्राम की सड़कों पर जल जमाव है, महंगे अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन ड्रेनेज प्लानिंग जीरो के आसपास है। मैं आपको बता दूं कि 9 जुलाई की शाम बारिश हुई और उसके 2 घंटे में ही शहर की हालत बिल्कुल बिगड़ गई।
सड़कें पानी से लबालब भर गईं और गाड़ियां पानी में तैरने लगी, जिससे सिस्टम की पोल एक बार फिर से खोल कर रख दी। हैरान मत हो, ये गुरुग्राम है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एक ही कहानी कह रही है और एक ही सवाल उठा रही है कि क्या 2 घंटे की बारिश में गुरुग्राम नहीं, सिस्टम डूब गया। कहीं सड़क पर कमर तक पानी भरा है तो कहीं गाड़ियां खड़ी नहीं बल्कि तैरती हुई दिख रही हैं और लोग, उनकी हालत देखकर यही कहा जा सकता है, अब जाएं तो जाएं कहां। सड़कों पर पानी ही पानी, ना पैदल रास्ता बचा, ना गाड़ियों का कोई भरोसा। बिल्डिंग्स के गेट से लेकर अंडरपास तक सब जगह का यही हाल है। सैकड़ों गाड़ियां या तो बंद हो गईं या आधी पानी में समा गईं। लोग वापस घर नहीं लौट पाए और जो निकले भी वो घंटों फंसे रह गए। पानी ही पानी है, गाड़ियों को लोग धकेल रहे हैं, कहीं बाइक तैर रही है तो कहीं कार में फंसे लोग मदद का इंतजार करते दिखे। हर सड़क पर जलभराव है, कहीं घुटनों तक, कहीं कमर तक। लोग सड़कों पर नहीं चल रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी में रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये है स्मार्ट सिटी गुरुग्राम, जहां हर साल प्रशासन की प्लानिंग पानी में बह जाती है, जिससे शहर ही नहीं, यहां हर मानसून में कहीं ना कहीं सिस्टम से भरोसा भी डूब जाता है। बारिश ने गुरुग्राम का हाल बेहाल कर दिया है। सड़क, फुटपाथ, घर और सोसाइटी सब जगह एक जैसा हाल है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो गुरुग्राम के डूबने का सबूत खुद ब खुद दे रही हैं। ये सड़क नहीं, पानी की झील लग रही है। बारिश क्या हुई, गुरुग्राम की हालत की बिगड़ गई। कारें बीच रास्ते में दम तोड़ चुकी हैं और बाइकों को लोग खींचते दिखे। अब ये भी देख लीजिए, सड़क नहीं, पानी की नदी लग रही है। घुटनों तक भरा गंदा पानी हुआ और उसी में से गाड़ियां रास्ता खोज रही हैं। लेकिन इस कार की किस्मत शायद जवाब दे गई। इन लोगों का हाल तो और भी बेहाल रहा। सड़क पर इतना जलजमाव हो गया कि हालात बेकाबू हो गए। जो गाड़ियां चल रही थीं, वहीं की वहीं खड़ी रह गई, न आगे जा सकती हैं, न पीछे लौट सकती थी। जहां तक आपकी नजर आएगी, आपको एक ही हाल देखेगा। पानी से कुछ गाड़ियां गुजर रही हैं, तो कुछ की रफ्तार वहीं थम गई। अब इस शख्स को ही देख लीजिए, कैसे स्कूटी खींच कर ले जा रहा। सड़कों पर पानी जमा रहा और लोग परेशानी में डूबते रहे। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कुछ लोग खुद पानी में उतर गए और सड़क पर लगी जाली को हटाया, जिससे पानी निकल सके। अब सड़कें जलभराव से नहीं, तैराकों से भरी नजर आई। हो सकता है ऐसा करके उन्होंने सोचा हो कि शायद कोई जिम्मेदार इस नजारे को देखे और शर्मिंदा हो। बारिश हुई नहीं कि गुरुग्राम में लोगों की परेशानी बढ़ गई। करोड़ों के फ्लैट्स, हाई प्रोफाइल सोसाइटीज, लेकिन बरसात के पानी ने सब जगह कब्जा कर लिया और ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले नरसिंहपुर का हाल देखिए। जयपुर हाईवे का सर्विस रोड पूरी तरह डूब चुका है। नाले का पानी सड़क पर है और नाला कहाँ है वो किसी को नहीं पता। गाड़ियां जो यहाँ पे जा रही हैं वो भी इसी तरीके से आगे जब निकल रही हैं, तो ये परेशानी यहाँ पर हो रही है। और ऐसे में चूंकि आगे बढ़ते वक्त हमें इस डंडे का सहारा लेना है। सहारा इसलिए लेना है ताकि यहाँ पर कोई गड्ढा ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत, यहाँ परेशानी ना हो। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 31/12 की हैं, जहां एक एक फ्लैट करीब 1 करोड़ का है। लेकिन हालत देखिए, बारिश होते ही सड़क का सारा गंदा पानी सोसाइटी में घुस आता है। लोग घरों में कैद हैं, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब है गंदे पानी और बदबू में चलना। और यहाँ देखिए, एक सोसाइटी के अंदर हूँ। फिलहाल पानी तो कम हो गया है, लेकिन पानी कम होने से पहले जो यहाँ के हालात हैं वो आप देख लीजिए। अब बात करते हैं सेक्टर 46 की, गुरुग्राम का सबसे महंगा और पॉश इलाका। यहाँ जमीन की कीमत 3 लाख रुपए प्रति वर्ग गज से भी ज्यादा है। लेकिन नजारा देखिए, रिहायशी इलाका है, बेहद ही पॉश इलाका है। और ऐसे में अब देखेंगे आपको हर तरफ यहाँ पर पानी दिखाई देगा। ये वाटर लॉगिंग नहीं है, बल्कि बारिश जब हुई थी। बारिश के बाद गुरुग्राम में बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं सड़कें लबालब हैं तो कहीं सड़क के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। साइबर सिटी का मंजर तो बेहद ही भयावह है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। जरा सी बारिश और पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो गया। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं। जल प्रहार से शहर में चक्का जाम हो गया। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर गुरुग्राम के SPR रोड की है, जहां बारिश की वजह से जमीन ही खिसक गई और एक ट्रक गड्ढे में जा गिरा। ट्रक में बियर की बोतलें भरी थीं, जिसके बाद उस एरिया को सील कर दिया गया।
गुरुग्राम के SPR रोड पर एक सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सड़क का हिस्सा है ये बारिश के बाद पूरी तरह से नीचे धंस गया। जो सड़क के नीचे मिट्टी थी वो मिट्टी बह गई, जिसके बाद सड़क पूरी तरह से इस गड्ढे में समा गई। हालात ये हैं कि सड़क पर कई घंटों तक गाड़ियां फंस गईं, कुछ गाड़ियां खराब हो गईं, जिसकी वजह से घंटों लंबा जाम लग गया। दिल्ली की सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन राजधानी की तस्वीर नहीं बदली। महज 1.5 से 2 घंटे की बारिश में दिल्ली की सड़कों पर सैलाब देखने को मिला और सरकार की मॉनसून वाली तैयारी पानी में बहती नजर आई। चाहे अंडरपास हो, सड़क हो या फिर मोहल्ला, हर तरफ आसमानी आफत से राजधानी दिल्ली में मुसीबत नजर आ रही है। अंडरपास में पानी भरने की वजह से कार सवार, बाइक सवार बारी बारी से सभी फंसते हुए नजर आए। आलम ये रहा कि कई घंटों तक ये लोग पानी की गिरफ्त में कैद रहे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हाल तो इससे भी ज्यादा भयावह है। सड़कें लबालब भरी है और जल जमाव की वजह से कई इलाका पानी पानी हो चुका है। यहाँ तक कि ठीक से गाड़ियां भी नहीं चल पा रही, हर तरफ बेबसी नजर आ रही है। अब जरा किराड़ी की इन तस्वीरों को देखिए। घरों में पानी घुस चुका है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। कुछ इलाकों में तो लोग घर की छतों पर अपना आशियाना बना चुके हैं और बारिश की वजह से पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि दिल्ली के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से दावे हो रहे थे, जल जमाव से दिल्ली को बचाने के लिए वादे किए जा रहे थे, वो सिर्फ 1 घंटे की बारिश में ही नजर आने लगा। मध्य प्रदेश में बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं, पुल पानी में डूब चुके हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाने से बाज नहीं आ रहे, या यूं कहिए कि इनकी ये मजबूरी भी है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर की है। उफनते नाले को पार करना कार सवार की जान पर भारी पड़ गया। लापरवाही ऐसी कि कार में सवार सभी लोग दूर तक बह गए, लेकिन बिना वक्त गवाए कार सवार गेट खोलकर छलांग लगाने लगे और तैरकर बाहर आ गए, जिसकी वजह से सभी की जान बच गई। वीडियो में नजर आ रहा है कि बारिश के चलते सैलाब अपने उफान पर है। खतरे को देखते हुए कई गाड़ियों ने ब्रेक लगा लिए, लेकिन इस बीच एक कार उफनते नाले को पार करने की जुर्रत करने लगी। तभी पुल के बीच से एक कार बहने लगी। गनीमत रही कि कार सवार गेट खोलकर कूद गए, जिसकी वजह से जान बच गई है। वहीं कार थोड़ी दूर पर एक पेड़ से जा टकराई। मध्य प्रदेश में मानसून कहर बरसा रहा है। नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, नाले भी उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक बाइक समेत नदी में बह गया, तो वहीं दमोह में पुलिया में लटकी बस और नाले में बहती कार की तस्वीरें भी सामने आई। और अब इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की छतरपुर की है, जहां बडार नदी पुल पर पानी का तेज बहाव होने की वजह से बाइक सवार युवक उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर दमोह जिले की है, जहां पर यूपी के जालौन जा रही बस उफनते नाले को पार करने की कोशिश में अनियंत्रित हो गई। बस का आधा हिस्सा पुलिया और आधा हिस्सा नाले में फंस गया। छतरपुर में लोगों ने युवक को बाइक से नदी पार न करने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने लोगों की बात नहीं सुनी। पुल पर आगे बढ़ा, बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। तो वहीं दमोह में तेजगढ़ थाना क्षेत्र में एक बस ड्राइवर ने लापरवाही करते हुए बस को नाला पार कराने के लिए उतार दिया, लेकिन बस अनियंत्रित होकर पुलिया से आधी नीचे लटक गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बस से यात्रियों को बाहर निकाला गया। बीती 24 घंटों में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बारिश थमी जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश के कई हिस्सों में नदियों का रौद्र रूप अब डराने लगा है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तक हर जगह उफान का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की है, जहां तेज बारिश से अलकनंदा और पिंडर नदियां उफान पर हैं। वहीं एमपी के हरदा जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे को पार कर गया। तो झारखंड के गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश से उसरी नदी का वाटरफॉल विकराल रूप ले चुका है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बीती रात और सुबह हुई तेज बारिश के बाद अलकनंदा और पिंडर नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है और एहतियातन कई जगह खाली कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर 269.10 मीटर तक पहुंच गया है। हंडिया क्षेत्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई घाटों पर स्नान पर रोक लगा दी गई है। वहीं झारखंड के गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश से उसरी नदी का वाटरफॉल विकराल रूप ले चुका है। सैलानियों के बीच लोकप्रिय यह स्थल अब खतरे की घंटी बन गया है।